नमस्कार, मैं आपके हिंदी विषय का अध्यापक। पिछले वीडियो में आपको व्याकरण के बारे में जानकारी दिया था। अब आज लिपि के बारे में जानकारी देंगे, ठीक ना। आज आपको लिपि साहित्य के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए आपको ले चलते हैं बोर्ड पर। ध्यान दीजिए, आज का हमारा टॉपिक है लिपि। ध्यान दीजिएगा, लिपि को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहते हैं। लिपि को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। देखिए, किसी भी भाषा को लिखने के लिए हम जिन निर्धारित ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी एक विशेष लिपि होती है। ध्यान दीजिए, लिपि क्या है। मान लीजिए अगर सवाल यही आ जाता है कहीं पर कि लिपि क्या है, तो आपको केवल इतना कहना है ध्वनि चिन्ह, बस इतना ही कहना है, ध्वनि चिन्ह। परिभाषा तो पूछेगा नहीं, फिर भी हमने आपको बता दिए हैं। लिपि यानी किसी भी भाषा को लिखने के लिए हम जिस ध्वनि चिन्हों का उपयोग करते हैं, निर्धारित हैं, है ना। वे ध्वनि चिन्ह क्या है? निर्धारित हैं। तो जिस निर्धारित ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहा जाता है। किसे कहते हैं? ध्वनि चिन्हों को। तो अब देखिए, हर भाषा की अपनी एक विशेष लिपि होती है, ठीक ना। हिंदी का अलग, अंग्रेजी का अलग, आपका जो है संस्कृत का अलग, उर्दू का अलग। हर भाषा की अपनी एक खास लिपि होती है, ठीक। ध्यान दीजिएगा। तो आइए चलते हैं, बताते हैं। यहां लिखो कुछ प्रमुख भाषाएं तथा उनके लिपियों के नाम। कुछ प्रमुख भाषाएं तथा उनके लिपियों के नाम।
अब यहाँ पर दो पार्ट कर देते हैं, एक पार्ट में भाषा और एक पार्ट में लिपि। क्योंकि हर भाषा की अपनी खास लिपि होती है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि हिंदी भाषा का व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो पहले शीर्ष हम इसी को रखेंगे। ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये आपका है हिंदी। तो हिंदी का होता है देवनागरी। हिंदी का क्या हो जाएगा? देवनागरी। अब देखिए दूसरा प्रसिद्ध भाषा है अंग्रेजी। इसका हो जाएगा रोमन। रोमन। तीसरा है संस्कृत। संस्कृत। इसका हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि। साथ में देवनागरी भी होती है। ठीक है, हम अभी अभी स्पष्ट करेंगे इस बातों को। अब देखिए अगला है उर्दू। उर्दू का होता है फारसी। फारसी। अगला होता है आपका पंजाबी। पंजाबी हम लोग एरिया में तो नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन शहरों में आप जाएंगे तो किसी किसी विद्यालय में पंजाबी लगता है, पढ़ाया जाता है। तो इसका होता है गुरुमुखी। गुरुमुखी। अब ध्यान दीजिए, अगला है मराठी। इसका होता है महाराष्ट्री। इसका हो जाएगा महाराष्ट्री। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, लगभग भाषाएं तो बहुत हैं, सबका लिपि खास होता है, लेकिन हमने यहाँ कुछ भाषाओं का ही जिक्र किया जो कि हमारे क्षेत्र में अति प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिए, आपको एक जगह डाउट हो रहा होगा, एक जगह संदेह हो रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत का हमने ब्राह्मी भी लिखा है और देवनागरी भी लिखा। तो ध्यान दीजिएगा, संस्कृत भी दो तरह का, ठीक, संस्कृत एक तरह का नहीं होता है, वो दो तरह का होता है। एक वो संस्कृत जो वेदों में प्रयोग किया गया, उसे वैदिक संस्कृत कहते हैं। क्या कहते हैं? वैदिक संस्कृत। वेदों में प्रयोग किया गया था उसे, पुराणों में, आध्यात्मिक पुस्तकों में, रावण संहिता में जो प्रयोग किया गया है, भृगु संहिता, बहुत सारे हैं साहित्य, बहुत सारे संस्कृत की पुस्तकें हैं जिनका वेदों में, जिनका प्रयोग वैदिक संस्कृत में लिखा गया है, वो वेदों में प्रयोग किया गया है। नाम से ही पता चलता है वैदिक संस्कृत, अर्थात वेदों में प्रयोग किया गया संस्कृत। तो वो जो संस्कृत है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। वो क्या है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। उसको पढ़ना आसान नहीं होता है क्योंकि वो तो पढ़ाया ही नहीं जाता है। हाँ, संस्कृत विद्यालय में उसे पढ़ाया जाता है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, आपका इधर बगल में लिखे हैं देवनागरी। तो ध्यान दीजिए, सामान्य रूप से विद्यालय में भी संस्कृत पढ़ाए जाते हैं, सामान्य रूप से छोटे बच्चों को दे दिए जाते हैं। आप लोग भी पढ़े होंगे, 6, 7, 8 में संस्कृत पढ़ाया जाता है, 9, 10 में संस्कृत पढ़ाया जाता है, पढ़े होंगे आप लोग। तो वो जो संस्कृत होता है वो आपका विशेष रूप से 6, 7, 8 वाला जो संस्कृत होता है, या इससे नीचे वाला जो संस्कृत होता है, वो आपका देवनागरी में होता है, बिल्कुल उसी में जिसमें हिंदी लिखा गया है।
उसको पढ़ना आसान हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप अगर ये लिखते हैं पुस्तक, तो ये अभी हिंदी में लिखे हैं, इसी को संस्कृत करना होगा तो यहाँ कर दिए पुस्तकम, बन गया संस्कृत। और एक बात आपको बता दें, जितनी भी आर्य भाषाएं हैं वो सब संस्कृत से ही निकली हुई है। इसीलिए लिखा गया है कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, इसीलिए कहा गया था। ठीक ना। तो अब एक पॉइंट और हम बता रहे हैं आपको, यहाँ उर्दू है तो लोग कहते हैं उर्दू फारसी सीख रहे हैं। उर्दू फारसी सीखने का मतलब क्या है? जब यहाँ पर आपको बता दिया गया उर्दू एक भाषा है और फारसी उसका लिपि है, तो लोग ऐसे व्यवहार में ऐसे कहते हुए मिल जाते हैं, बड़ा उर्दू फारसी बोल रहे हो। उर्दू फारसी मतलब होता क्या है? क्यों ऐसा कहते हैं? क्या उनको जानकारी नहीं है या उनके बात का कुछ और मतलब है? तो ध्यान दीजिए, मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं, जो लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएं उर्दू फारसी, तो समझिए कि उर्दू बोलना और लिखना वो सीख रहे हैं। क्योंकि उर्दू को हम फारसी में लिखते हैं और यदि बोले तो केवल उर्दू बोल रहे हैं, और जब लिख दिए उसी को तो फारसी बोलेंगे। ठीक। तो जब ये कहें कि उर्दू फारसी सीख रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि वो लिखना बोलना तथा पढ़ना सब सीख रहे हैं। ठीक। चलिए आते हैं, ये आपका हो गया। आगे इसी से संबंधित कुछ और भी बातें आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, आगे आता है राजकीय लिपि। जैसा इन नाम से ही स्पष्ट है ना, नाम से ही स्पष्ट है कि राजकीय लिपि अर्थात शासन कार्य करने में इसका प्रयोग होता है। ठीक ना। चलिए ये देखिए, भारत में बोली जाने वाली अधिकांश भाषाओं की लिपि देवनागरी है। या उससे मिलती है। इसलिए देवनागरी लिपि को ही राजकीय लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि को ही राजकीय लिपि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक निर्देश है। निर्देश यानी विशेष ध्यान देने योग्य बातें। निर्देश का मतलब क्या हो गया? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो उतना अटेंशन आप लोग नहीं देंगे।
तो केवल अटेंशन दें, इसीलिए इसको क्या करते हैं, निर्देश के रूप में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि को संघ लिपि ये गया। देवनागरी लिपि को संघ लिपि भी कहते हैं। क्या कहा गया? देवनागरी लिपि को संघ लिपि भी कहते हैं। संघ मतलब कौन सा संघ? आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ, ठीक ना। संघ लिपि भी कहा जाता है। ये आपका फर्स्ट निर्देश था। दूसरा निर्देश देखिए, केवल देवनागरी लिपि ही विश्व में वैज्ञानिक लिपि है। लिपियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन केवल देवनागरी लिपि ही विश्व में एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है, क्योंकि इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, ठीक ना। बाकी अन्य लिपियों में एक ही ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होते हैं, जगह जगह के हिसाब से अलग अलग लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, एक ध्वनि है तो उसके लिए एक ही चिन्ह निर्धारित है। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया, देवनागरी लिपि को ही वैज्ञानिक लिपि है। यही एक वैज्ञानिक लिपि है, क्योंकि इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये नहीं है कि अलग अलग ध्वनि है तो एक ही ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आते हैं आपका साहित्य। ध्यान दीजिए, किसी भी विषय से संबंधित विभिन्न विद्वानों के विचारों का संग्रह साहित्य कहलाता है। ध्यान दीजिए क्या कहा गया, ये बात आज ही हम बताए थे, शायद पिछले वीडियो में बताए थे ये बात, साहित्य क्या होता है। तो एक बात पुनः इसको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। साहित्य होता क्या है, अंग्रेजी में साहित्य को हम लिटरेचर कहते हैं, लिटरेचर, ठीक ना। तो किसी भी
विषय से संबंधित विभिन्न विद्वानों के, एक नहीं विभिन्न, कई सारे विषय एक हैं और उस पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, तो उन सबके मत को आदर सहित संग्रहित कर दिया जाए, इसलिए तो ध्यान दीजिए, मैं ये कह रहा था उन सबके मत को आदर सहित संग्रहित कर दिया जाए, जिसमें उसी को हम साहित्य कह देंगे, है ना, उसी को हम साहित्य कह देंगे। अब यहां देखिए, साहित्य के प्रकार, साहित्य दो प्रकार का होता है। साहित्य दो प्रकार का होता है। पहला, साहित्य दो प्रकार का होता है। पहला है पद्य साहित्य, दूसरा है गद्य साहित्य। देखे होंगे, जो बच्चों का किताब लगता है, हिंदी का हो चाहे अंग्रेजी का हो, देखे होंगे उसमें पहला चैप्टर पोएम दिया जाता है, इंग्लिश में प्रेयर दिया जाता है, प्रेयर पहला चैप्टर या पोएम दिया जाता है, और बाद में दूसरा चैप्टर आपका कहानी दे दिया जाएगा, स्टोरी दे दिया जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, किताब यानी साहित्य यानी पुस्तक दो प्रकार का होता है, पहला गद्य, पहला पद्य, दूसरा गद्य। ये तो छोटे कक्षाओं की किताब की बात होती है, तो छोटे कक्षाओं में एक ही किताब में सब दे दिया जाता है, पोयम भी दे दिया जाता है, स्टोरी भी दे दिया जाता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं दे दिया जाता है एक ही पुस्तक में। लेकिन जब बड़े स्तर पर आप लोग चलोगे तो उसी पुस्तक के 3 भाग कर दिए जाते हैं, 2 भाग कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो एक आपका क्या हो जाता है, पद्य अलग होता है, पूरा पद्य एक साथ है, अलग है, और गद्य अलग है, ठीक है। तो आइए इनके बारे में कुछ और भी बातें जान लेते हैं साहित्य के बारे में। हाँ, रही बात इनकी इंग्लिश की, तो पद्य साहित्य को प्रोज कहते हैं, पोइट्री कहते हैं, और गद्य साहित्य को प्रोज कहते हैं। क्या कहेंगे, पद्य साहित्य को पोइट्री कहते हैं, पोइट्री कहते हैं, जैसे पोयम है ना, पोइट्री है, और पद्य साहित्य को क्या कहेंगे, प्रोज कहेंगे। ये आपका जो है 12 में आप इंग्लिश लेते होंगे, तो उस समय प्रोज, पोइट्री, शार्ट स्टोरी, ड्रामा ये सब होते हैं ना, तो वहीं सब भाग, ठीक है। सब कुछ हम बताएंगे, इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा सब कुछ, ध्यान दीजिएगा। आते हैं थोड़ा सा पद्य साहित्य, इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं पोइट्री। क्या कहते हैं, पोइट्री कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो लिखिए, लय, छंद, तुक, लय, छंद, तुक, रस, अलंकार,
से युक्त रचना को पद्य साहित्य कहा जाता है ना। क्या आ गया? लय छंद तुक रस अलंकार से युक्त जो लिखा गया होता है उसे पद्य साहित्य कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए, यह एक भाव प्रधान या अर्थ प्रधान रचना होती है। यह एक भाव प्रधान या अर्थ प्रधान रचना होती है। इसे हम पढ़ने के साथ साथ लय के साथ गा भी सकते हैं। देखे हो ना, बहुत सारे मीरा के पद हैं जो कि गा भी सकते हैं, है ना। इसे हम पढ़ने के साथ साथ गा भी सकते हैं। मीरा के बहुत सारे पद हैं जो इस सॉन्ग के रूप में हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बहुत सारे पद हैं। ये जितने भी सॉन्ग है ना वो पद ही तो है, पद्य ही तो है, ठीक ना। देखिए, इसके अंतर्गत कवित, सवैया, दोहा, चौपाई, गीत, कुंडलियां आदि आते हैं, ठीक ना। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? कविता आता है, यानी कविता, सवैया, दोहा, चौपाई, गीत, कुंडलियां आदि आते हैं, ठीक है। अब चलिए गद्य साहित्य, इसमें लिखिए लय, छंद, तुक, रस, अलंकार, आदि से मुक्त रचना को गद्य साहित्य कहा जाता है। इसे केवल
पढ़ सकते हैं, गा नहीं सकते। इसे केवल पढ़ सकते हैं। यह एक विचार प्रधान रचना, विचार प्रधान रचना होती है। याद रखिएगा, इसे हम गा नहीं सकते, केवल पढ़ सकते हैं, इस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन गा नहीं सकते। ठीक, अब देखिए, इसके अंतर्गत लघु कथा, कहानी, लघु कथा, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र, संस्मरण, भेंट वार्ता, यात्रा वृतांत, निबंध, नाटक, पत्र, डायरी, है ना, पत्र, डायरी आदि आते हैं। अभी और भी हैं, एक दो हैं, ठीक ना, आदि आते हैं। ये सब गद्य की विधाएं हैं। कई सवाल अगर आ जाए हिंदी गद्य की कितनी विधाएं हैं, तो ये सभी हिंदी गद्य की विधाएं हैं। ध्यान दीजिएगा, लय, छंद, तुक, रस, अलंकार आदि से मुक्त रचना, मुक्त मतलब अलग रचना को गद्य साहित्य कहते हैं। याद रखिएगा, इसे केवल पढ़ सकते हैं, गा नहीं सकते चाहकर भी। यह एक विचार प्रधान रचना होती है। अगला आता है, इसके अंतर्गत लघु कथा, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र, संस्मरण, भेंट वार्ता, यात्रा वृतांत, निबंध, नाटक, पत्र और डायरी आदि आते हैं। अभी और भी एक दो, ठीक ना। तो आज इतना ही, बाकी अगले वीडियो में आपको अगली जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।